Hello student, hope you all are fine. So today I am going to take your class. Hope you all will like it. So let's start it. So students, जितना अब तक हमने कवर किया था एक छोटा सा रिवीजन हम लोग पहले कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा लर्न रहे कि हमने क्या क्या किया था और कुछ नए स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको भी पता रहे कि हमने ऑलमोस्ट क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड अब हम जब एज जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेसिकली जब हम एज की बात करते हैं तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो बहुत फेमस थ्योरी है। उसके बेस पे हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि किस एज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे, चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज एंड मेक मीनिंग। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव द रोल ऑफ अ टीचर इज दैट ऑफ अ। से हम जानते हैं कि बच्चे के अंदर एक पोटेंशियल होता है, एक क्षमता होती है कि वो एक्सप्लोर करता है, मतलब चीज़ों को वो खुद ढूंढता है और फिर उसको मीनिंगफुल भी बनाता है। ये होती है क्षमता, बच्चों के अंदर पोटेंशियल होता है। तो अगर ये क्षमता बच्चों के अंदर, ये पोटेंशियल बच्चों के अंदर पहले से ही है तो टीचर का क्या रोल है एज़ पर साइकोलॉजी, एज़ पर योर मतलब जो आप डिप्लोमा कर रहे हैं उसके बेस पे आपको पता होना चाहिए कि बच्चे के अंदर इनबिल्ट क्वालिटी है कि वो लर्न करता है। जैसे कि हमने लेव-वाइगर्ट्स की पढ़े हैं, जीन पियाजे पढ़े हैं, तो उसमें हमने ये सीखा है कि बच्चे जो हैं वो डेवलप तो कर रहे हैं, पर डे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। कभी लिंग्विस्टिक है, कभी नर्चर है, कभी नेचर है। इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट बच्चे की लर्निंग पे जाता है और बच्चा जो है वो कैपेबल है अपनी लर्निंग को मीनिंगफुल बनाने के लिए। ओके, सो व्हाट इज़ द राइट आंसर? इसमें पूछा गया है कम्युनिकेटर एंड लेक्चर। कम्युनिकेटर मतलब कम्युनिकेट करना बच्चों को और लेक्चर देने का काम कर रही है टीचर, या फिर उन्होंने बोला है फैसिलिटेटर, फैसिलिटीज़ दे रही है बच्चों को क्योंकि बच्चे तो मीनिंगफुल सब कुछ, या डायरेक्टर है, डायरेक्ट कर रही है चीज़ों को, या फिर नेगोटिएटर। सो बेसिकली हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है साइकोलॉजी में कि जो टीचर्स होती हैं, जो बेसिकली हम बात कर रहे हैं छोटे अर्ली चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, तो जो टीचर है वो हमेशा से एक फैसिलिटेटर का काम कर रही है क्योंकि बच्चे तो अपनी नॉलेज और अपना एक्सप्लोरेशन खुद कर रहे हैं। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके एक्सप्लोर में उसमें और पॉजिटिविटी ढूंढ के उनको और ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों आजकल हम स्कूल्स में बेसिकली प्लान करते हैं प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, या हम क्यों बच्चों के लिए चाइल्ड सेंटर्ड मेथड लेके आ रहे हैं? इसलिए ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले एक्सप्लोर करने का। ठीक है, तो टीचर्स की जो ड्यूटी है प्ले स्कूल में वो ABCD पढ़ाना नहीं है। बेसिकली प्ले स्कूल्स में अर्ली चाइल्डहुड जब एज में आते हैं बच्चे, तो वी आर नॉट एम्फसाइजिंग फॉर दैट वी हैव टू स्टडी और वी हैव टू टीच दैम like ABCD. If they are trying to do that, because we have to create a nurture there. इस तरह का माहौल, इस तरह का इन्वायरमेंट स्कूल में क्रिएट करना है कि बच्चों को हमें A to Z सिखाने की ज़रूरत ना पड़े, दे कैन ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम दैट। सो हम लोग क्या करते हैं, उससे रिलेटेड कई एक्टिविटीज़ हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों के लिए ताकि बच्चे अपने आप एक्सप्लोर करें और वही चीज़ को जब बार बार देखेंगे, बार बार करेंगे, विच इज़ द साइट लर्निंग। तो टीचर जो है वो उनके नर्चर को इस तरह से, इन्वायरमेंट को इस तरह से बनाती है कि वो सारी जो चीज़ें वो सिखाना चाहती है वो बच्चे खुद एक्सप्लोर करके अपने ही अकॉर्डिंग उसको मीनिंगफुल बना ले। सो बेसिकली जो टीचर है वो काम करती है आपका फैसिलिटेटर का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन? है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन के कैरेक्टरिस्ट क्या होते हैं। सो एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं कि कितनी काइंड ऑफ चिल्ड्रन होते हैं, टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन होते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो वर साइंटिस्ट, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि एक्स्ट्रा लेंथ एट टाइम ऑफ बर्थ, मतलब 1.5। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो बेसिकली 1.5 इंच अदर बच्चों के मुकाबले थोड़े बर्थ में बड़े होते हैं। एक्स्ट्रा वेट एट द टाइम ऑफ बर्थ, मतलब 1 पाउंड जो होता है उनका, जो पौंड में अराउंड वही 250 ग्राम्स का फ़र्क होता है जो एक्स्ट्रा होता है। एक पौंड में आई थिंक 250 ग्राम्स या उससे रिलेटेड, मतलब 250 ग्राम के आसपास ही इसका मेज़रमेंट लिया जाता है 1 पौंड का। सो फाउंड 1% इन वर्ड। गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं वो 1%, 199% बच्चे नॉर्मल होंगे तो 1% बच्चा गिफ्टेड होगा।
लाइफ लाइक एडवेंचरस लाइफ एंड हार्ड सब्जेक्ट, मतलब इनको एडवेंचरस बहुत पसंद होते हैं एंड हार्ड सब्जेक्ट बहुत पसंद होते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड हाई परफॉर्मेंस। डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं जब हमारे पास एक कोई चीज़ है और उससे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचें, तो इस तरह के बच्चे क्या होते हैं, अगर इनको हम एक नॉर्मल पेन भी दे दें तो ये पेन का यूज़ कई तरीके से करना चाहेंगे। उस पेन से अपने टॉय भी बना सकते हैं, उस पेन से अपना रिटन भी कर सकते हैं, उस पेन को इतना स्पेशल बना सकते हैं कि सामने वाला कुछ भी उस पेन के पाने के लिए कर सकते हैं। दैट मीन्स कि गिफ्टेड चिल्ड्रन मतलब दे हैव अ आइडिया हाउ टू डाइवर्ट देयर थिंकिंग्स। सो बेसिकली ये बच्चे जो होते हैं अपनी किसी भी चीज़ या किसी भी एक काम को कई तरह के एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर सकते हैं। सो बेसिकली ये गिफ्टेड चिल्ड्रन का जो IQ लेवल होता है वो 130 प्लस होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं एंड स्पेशल इन सिंगल सब्जेक्ट और फील्ड। और जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं ये किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं, मतलब इनको क्रिटिकल सबसे पहले तो बड़े डिफ़िकल्ट और इंटरेस्टिंग जिसमें बहुत सारे पजल्स वगैरह हों, इस तरह के सब्जेक्ट इनको पसंद होते हैं और इनको एक पर्टिकुलर फील्ड को ही ये पसंद करते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द गिफ्टेड चिल्ड्रन। नेक्स्ट है क्रिएटिव चिल्ड्रन। क्रिएटिव जो बहुत ही क्रिएटिव होते हैं, इनका हर एक चीज़ में इनको क्रिएटिविटी दिख जाती है, चाहे वो एक्टिंग हो या वो पढ़ाई हो, हर किसी चीज़ में उनको क्रिएटिविटी दिखती है। तो चिल्ड्रन के जो टाइप्स हैं वो गिफ्टेड चिल्ड्रन हो गया, क्रिएटिव चिल्ड्रन। बैकवर्ड चिल्ड्रन की बात करें तो हु वाज अ चाइल्ड हु इज़ परफॉर्म एवरेज वर्क ऑफ क्लास, मतलब जो भी बैकवर्ड वो बच्चे हो गए जो एक ड्यूटीज़ जब सारे बच्चों को दी जाती है तो उसमें बहुत एवरेज परफॉर्मेंस रहती है, मतलब वो चलते रहते हैं टॉर्टाइज वाला, मतलब बस चल रहे हैं बट एग्जैक्टली ये नहीं समझ में आता कि वो क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेलिक्वेंट चिल्ड्रन। डेलिक्वेंट चिल्ड्रन में क्या होता है, ये बच्चे आपराधिक तौर के होते हैं, मतलब ये किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, कुछ गलत करेंगे। डेलिक्वेंट चिल्ड्रन बेसिकली वो होते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 2 की तरफ, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्ट ऑफ अ गिफ्टेड चिल्ड्रन। कौन सा कैरेक्टर नहीं है गिफ्टेड चिल्ड्रन के अंदर? हाई सेल्फ एफिशिएंसी, बेलो एवरेज मेंटल प्रोसेस, सॉल्विंग प्रॉब्लम इंसाइटफुली, हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस। आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा, हाई सेल्फ एफिशिएंसी तो होती है भाई, इनके अंदर बहुत कार्य क्षमता होती है अपने आप को प्रूव करने की। सॉल्विंग प्रॉब्लम, भाई इनको जब डिफ़िकल्ट चीज़ और डिफ़िकल्ट फील्ड्स पसंद है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो इनका फेवरेट वन होता है। हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस, इनका जब इतना प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा तो इनका माइंड जो है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल परफॉर्म करेगा। सो बेलो एवरेज मेंटल प्रोसेस, बेसिकली यही है कि एवरेज तो इनकी क्वालिटी और इनकी उसमें आता ही नहीं है, वर्ड ही नहीं है एवरेज, तो बेलो उससे नीचे कैसे हो सकते हैं। सो दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग, क्योंकि नॉट पूछा गया है तो आपको बी रॉन्ग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्री कॉन्वेंशनल लेवल ऑफ कॉलबर्ग्स थ्योरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मोरल डिसीजन। तो एक बार हम कॉलबर्ग को रिपीट कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं लॉरेंस कॉलबर्ग इनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मतलब ऐसे ही इनको कॉलबर्ग के नाम से बहुत फेमस है, बट इनका फुल नाम जो था वो लॉरेंस कॉलबर्ग था। बॉर्न 1927 अमेरिका में ये पैदा हुए थे। इनकी जो थ्योरी थी वो मोरल डेवलपमेंटल थ्योरी थी, कि मोरल आप समझते हैं ना, जब आप किसी एक सिचुएशन में होते हैं उस टाइम पे आपकी सोल का क्या डिसीज़न होता है, वो होता है मोरल डेवलपमेंट। इंस्पायर्ड बाय जीन पियाजे इनसे साथ में ही आए थे, तो ये इंस्पायर्ड हुए और उनके साथ साथ इन्होंने वर्कआउट किया। स्टोरी, ही प्रिटेंड अ थ्योरी बेस्ड ऑन द राइट ऑफ सम अथॉरिटीज़ एंड नीड्स। तो इनकी जो थ्योरी थी, इन्होंने उस थ्योरी पे सर्च किया कि जब इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है या वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेकाबू होता है, तो उस कंडीशन में कोई इंसान क्या डिसीज़न लेता है। डायलेमा, बेसिकली डायलेमा जब इंसान किसी दुविधा में फंस जाता है, तो इन्होंने कॉलबर्ग ने कुछ सिचुएशंस सामने रखी कि एक ट्रेन है जो
आ रही है और एक साइड में कुछ अनजान लोग खड़े हुए हैं और एक साइड में कोई रिलेटिव खड़ा हुआ है, और आप जो है सपोज दैट कि यहाँ खड़े हुए हैं और आपको नहीं, ये ट्रेन इधर भी आ सकती, इधर भी आ सकती। अब आपके हाथ में हैंडल है, आप किस तरफ हैंडल को मोड़ेंगे? बहुत सारे लोगों को मरने देंगे, या अपने रिलेटिव, या आपका कोई लव है, या आपका कोई बच्चा है, तो उस टाइम पे आप कौन सा डिसीज़न लेंगे? लोगों के बारे में सोचेंगे या अपने रिलेटिव के बारे में सोचेंगे? इस टाइप की जब आप इस कंडीशन में होते हैं, जब आपके सामने दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें खड़ी होती हैं, उस सिचुएशन में जो आप मतलब डिसीज़न लेते हैं, दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन लॉरेंस कॉलबर्ग। उन्होंने अपना एक थ्योरी दी है जिसमें हेंस की थ्योरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लॉरेंस कॉलबर्ग का नाम आता है तो हेंस थ्योरी का नाम ज़रूर आता है। हेंस एक आदमी था जिस स्ट्रेचर पे उसकी वाइफ थी, और कोई एक ड्रग था जो उसको चाहिए था, केमिकल ड्रग, जो उसने मेडिकल वाले से मांगा, जो उसको नहीं मिला और वो बहुत परेशान हुआ। तो उसने क्या किया कि उसने भीख भी मांग के देख ली, उससे लोगों से अपनी प्रॉपर्टी एंड ऑल सब बेचने का भी फैसला कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो उतने पैसे जुटा नहीं पाया। तो फिर क्या हुआ कि उसने उसके चक्कर में कई कंडीशंस रखी कि उसको मार देना चाहिए, या पुलिस वालों को अरेस्ट कर लेना चाहिए उस केमिस्ट वाले को, या फिर उसको चोरी कर लेना चाहिए। तो बेसिकली इस टाइम पे इस दिमाग जो हेंस था, उसके दिमाग में क्या था, क्योंकि भाई वो चोरी कर लेता तो शायद उसको पुलिस उठा ले जाती है ना, तो या फिर वो अपनी बीवी को मर जाने देता, क्या था, वो अपने रूल्स नहीं तोड़ सकता लेकिन बीवी को मरने दे सकता है। तो इस कंडीशन में उसका देखिए पैसा, प्रॉपर्टी है, वो भी वो बेचने को तैयार है ताकि उसकी वाइफ ठीक हो जाए। तो इंसान के अंदर बहुत सारे डायलेमास चल रहे हैं, उस कंडीशन में वो क्या डिसीज़न लेता है। इस तरह की कंडीशन सभी के सामने आती है। उस कंडीशन के बेस्ड पे कॉलबर्ग ने इंसानों को 3 स्टेजेस में बांटा है: प्री कॉन्वेंशनल एज, कॉन्वेंशनल एंड पोस्ट कॉन्वेंशनल एज। प्री कॉन्वेंशनल 0 to 9 ईयर्स सारे ही बच्चों के अंदर प्री कॉन्वेंशनल स्टेज होती है। कॉन्वेंशनल जब आप डेवलप करते हैं, मोरल आपका स्ट्रांग होता है। एंड पोस्ट कन्वेंशनल में तो बहुत ही कम लोग जाते हैं, 10 to 15% लोग, जो सबके बारे में छोड़कर सिर्फ भविष्य और सही बात के बारे में सोचते हैं। तो प्री कॉन्वेंशनल एज में स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। स्टेज 1 में क्या होता है कि बच्चे को पता होता है कि जब वो गलती करेगा तो उसको मार पड़ेगी या डांट पड़ेगी, और जब वो अच्छा काम करेगा तो उसको ओबीडियंस, या तो कुछ खाने को बढ़िया मिलेगा या उसकी तारीफ़ करेंगे लोग। नेक्स्ट है आपका स्टेज 2 जो प्री कॉन्वेंशनल एज में, वो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज में क्या होता है कि बच्चे को पता होता है कि अगर मैं बर्थडे गिफ्ट लेके जाऊंगा किसी के यहाँ तो वहाँ से मुझे रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। फिर वो बच्चा जब उसकी बर्थडे पार्टी होती है तब वो भी ये कहता है कि अच्छा ठीक है, मेरे को उसने वो गिफ्ट, मैंने उसको वो गिफ्ट दिया था ना, तो अब वो एक्सचेंज में आपको क्या गिफ्ट देगा, ये उसका एक्सपेक्टेशन हो जाता है। ये स्टेज 2 में हो जाता है, मतलब टिट फॉर टैट, कि जैसा आप उसके साथ करोगे वैसा वो व्यवहार आपके साथ रिटर्न करेगा। कन्वेंशनल एज में जब आते हैं, गुड इंटरपर्सनल रिलेशन। गुड इंटरपर्सनल रिलेशन जैसे कि आप सोसाइटी में अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो कि वो आप किस तरह से बेहतर बनेंगे। जैसे कि लड़कियां हैं तो वो बहुत सारी लड़कियों में अपने आप को बेस्ट प्रूफ करने की कोशिश करेंगी, ये गुड इंटरपर्सनल रिलेशन हो गया। अपने लोगों के आसपास वो अपने आप को ये जताने की कोशिश करेंगी कि वो बहुत गुड है, उसके लिए उनके जो भी मोरल डिसीजन होंगे वो उस टाइम पे ही कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, यहाँ पे क्या होता है, एक और नेक्स्ट लेवल हो जाती है। उनको लगता है नहीं, जैसे कि गुड इंटरपर्सनल स्किल, जैसे कोई थर्ड स्टेज में अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो लड़का जो है उस लड़की के लिए अपने आप को बेस्ट हमेशा दिखाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब हम स्टेज 4 की बात करते हैं तो वो लड़का भले चाहे उसको कितना भी पसंद करता हो या कुछ भी करता हो, लेकिन वो लड़का शायद उसको शादी के लिए प्रपोज ना करे क्योंकि उसकी फैमिली में किसी ने लव मैरिज नहीं करी। तो मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर मतलब अपने फैमिली, समाज के बारे में इंसान सोचने लगता है और वो अपने दिल को छोड़कर, अपनी खुशियों को छोड़कर वो समाज के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने लगता है। पोस्ट कन्वेंशनल एज, सोशल कॉन्टैक्ट
एंड इंडिविजुअल राइट्स, मतलब यहाँ पे इंसान जो होता है वो सोशल कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है, और इंडिविजुअल राइट मतलब उस कंडीशन में उसका क्या राइट बनता है वो उस अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। नेक्स्ट है स्टेज 6 यूनिवर्सल एंड प्रिंसिपल। यूनिवर्सल प्रिंसिपल, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे इंसान सारी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ समाज की भलाई के लिए कार्य करता है, जो समाज के लिए, जो ब्रह्मांड के लिए सही है वो डिसीजन लेता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। अगेन हम आएंगे अपने क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू द प्री कॉन्वेंशनल लेवल। प्री कॉन्वेंशनल लेवल मतलब जो 0 to 9 है, सबसे पहली जो है लेवल ऑफ कॉलबर्ग्स थ्योरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मोरल डिसीजन। अब यहाँ पे पर्सनल नीड एंड डिज़ायर, पर्सनल नीड एंड डिज़ायर क्या बच्चा देखेगा, इंडिविजुअल वैल्यूज़ कि उसकी खुद की वैल्यूज़ क्या हैं, फैमिली एक्सपेक्टेशन या पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, इनमें से कौन सा होगा सही आंसर। तो इसमें से डी सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व, उसको पता है कि अगर वो कुछ गलत करेगा तो उसके साथ पनिशमेंट इन्वॉल्व होगी। तो पोटेंशियल जो उसकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग वो जो भी कार्य करेगा उसमें क्या सही होगा क्या करना, पनिशमेंट उसको पता है कि गलत करेगा तो मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग लर्नर इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर शुड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आप लर्नर्स आपके सामने, आप टीचर हैं और आपको पता है कि डाइवर्सिटी तो है क्लास में, मतलब बहुत तरीके के बच्चे हैं, लैंग्वेज डिफरेंस हो सकता है उनका, डिफरेंस हो सकता है उनका जाति में, उनके धर्म में, उनके कल्चर में, सब चीज़ें डाइवर्सिटी है, सब चीज़ें एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। उस टाइम पे टीचर जब बच्चों को पढ़ाती है तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर शुड क्या करेगी टीचर, सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिडक्टिव मेथड, मोस्ट ऑफ द टाइम यूज एलोग्रिथम्स, एलोग्रिथम बेसिकली होता है फॉर्मूला। नेक्स्ट है प्रोवाइड फैक्ट्स टू स्टूडेंट्स टू मेमोराइज दैम, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन। भाई आप टीचर हैं और आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और सबके अंदर डाइवर्सिटी है, तो एलोग्रिथम मतलब एक पर्टिकुलर फार्मूला आपने बच्चों को दे दिया और उस फार्मूला के बेस पे बच्चों से कह दिया इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द डिडक्टिव मेथड, मतलब डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि पहले आपको थ्योरी समझा दी जाती है, फिर आपको रूल्स बता दिए जाते हैं और उस रूल्स के बेस पे आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए जाते हैं कि ये एग्जांपल्स आपको सॉल्व करना है, विच इज़ द डिडक्टिव मेथड। आपको ये ये है मेथड ऑफ टीचिंग। दो टाइप के मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ होते हैं, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड स्पेसिफिक टू जर्नल होता है, मतलब पहले आपको ऑब्जर्व करने का मौका दिया जाता है, फिर आपको डायरेक्ट किया जाता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर आपको पैटर्न समझ में आ जाता है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग पैटर्न समझ जाते हैं, ऑब्जर्व कर लिया होता है, आपको टीचर की भी हेल्प मिल चुकी होती, तो आप उसका फॉर्मूला अपने दिमाग में खुद बैठाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, आप उसके दिमाग में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो आपसे कनेक्टिविटी हो जाती है, मतलब एक इमेज, एक पूरा चीज़ें जो आपके दिमाग में वो सेट हो जाती है, फिर आप कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है कि पहले आपको एक कहानी सुना दी गई, फिर आपको रूल्स बता दिए गए, फिर आपको कुछ उस कहानी से रिलेटेड एग्जांपल्स दे दिए गए, फिर आप कंक्लूजन तक पहुँचे। सो ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक टीचर सेंटर्ड मेथड, और ये होता है स्पेसिफिक, इंडक्टिव मेथड होता है स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड। सो सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिडक्टिव मेथड, आज के ज़माने में हम इसको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं मानते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड फैक्ट्स टू द स्टूडेंट टू मेमोराइज दैम, या फिर आप उनको ये बता दें कि इस तरह से अगर आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा, या प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन, या फिर आप ऐसा करेंगे कि उनको इतनी वैरायटी, इतने प्रैक्टिकल फार्मूलाज आप उनको ऐसे समझाएंगे, मतलब इट्स लुक लाइक इंडक्टिव मेथड की वैरायटी ऑफ लर्निंग, आप बहुत सारी तरीक़ों से बच्चों को एक्सप्लोर करा के या बच्चों को कहानी के थ्रू सुना के, कैसे भी करके बच्चों के दिमाग में वो आप लर्निंग सिचुएशन पैदा कर देंगे ताकि वो बच्चे वो चीज़ समझ पाएँ जो भी आप समझाना चाह रहे हैं। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन।
हमें जो है वैरायटी, हम टीचर्स को वैरायटी बच्चों के लिए प्रोवाइड करनी, ताकि वो किसी भी लेवल का बच्चा हो, चाहे वो गिफ्टेड हो तो उसके लिए इंटरेस्टिंग होगी, अगर वो बैकवर्ड होगा तो उसके लिए इजी लर्निंग होगी, और अगर वो क्रिएटिव होगा तो उसके अंदर उसको क्रिएटिविटी भी दिखेगी। तो इस मेथड से, जिसको इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, या लर्निंग सिचुएशन, वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन, बहुत सारी जब वैरायटी आप देते हैं तो बहुत सारे वैराइटीज़ बच्चों को समझ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। भाई प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आपको पहले देखना होगा। बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पे हमारे कुछ 11 पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि आपका जो डेवलपमेंट है वो ज़िंदगी स्टार्ट जब आप वॉर्म में, मतलब मम्मी के गर्भ में होते हैं, तब से जब तक आप मर नहीं जाते, कब्र में पहुंच नहीं जाते, जब तक आपका डेवलपमेंट चलता रहता है। डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूसली प्रोसेस। सो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, कंटिन्यू चलता है। प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, पहले आप जनरल चीज़ों को समझते हैं, फिर आप स्पेसिफिक की ओर जाते हैं। प्रेडिक्टिबिलिटी, आप आगे चल के गेस कर लेते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो इस सिचुएशन का रिजल्ट ये होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आपको पैटर्न समझ में आ जाते हैं। अच्छा, लड़का है तो इस तरह से काम करेगा, लड़की है तो इस तरह से काम करेगी, जानवर है तो इस तरह से काम करेगा, और इसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पैटर्न आपको समझ में आ जाता है इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी के अकॉर्डिंग कि अच्छा ये इस इन्वायरमेंट में रहता है। जैसे कि अगर हम बात करें अफ्रीकन्स, तो उनका इन्वायरमेंट क्या है कि वहाँ पे हॉट होता है, तो उनके हेयर्स एंड वो ब्लैक होते हैं, और फिर ये उनकी हेरिडिटी भी हो जाती है। अगर वो इंडिया में ले भी आए जाए तो बहुत सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं, लेकिन उनकी हेरिडिटी वही होती है, इस वजह से उनके बच्चे उन्हीं की तरह दिखते हैं। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन। आपका जो डेवलपमेंट है वो दोनों तरीके से होता है। सेफलोकॉर्डल मतलब हेड टू टो भी होता है। प्रॉक्सिमोडेटल मतलब माइंड से आप सबसे पहले माइंड बनता है, और माइंड के बाद फिर सारी चीज़ें आपकी कनेक्टिविटी में आती है। इंटीग्रेशन, फोकस ऑन मैनी वर्क्स इन अ सिंगल टाइम। इंटीग्रेशन में आप एक टाइम पे कई चीज़ों को समझ पाते हैं और सोल्यूशन कर पाते हैं। इंटर रिलेशन, आपका जो इंटर रिलेशन है, मतलब अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। आपका जब आप बड़े होते हैं तो ये तीनों चीज़ें आपकी डेवलप करती हैं। फिजिकली भी आप डेवलप कर रहे होते हैं, ग्रोथ कर रहे होते हैं, कॉग्निटिव भी आप डेवलप कर रहे होते हैं, सोशल आपके इंट्रैक्शन बढ़ते जाते हैं। मैच्योरेशन एंड लर्निंग मतलब आप मैच्योर होते हैं तो आप इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल्स समझ में आते हैं, एंड आप लर्न करते हैं फ्रॉम देयर। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट मतलब कोलैबोरेशन होता है इसमें। कुछ चीज़ें आपको जन्मजात होती हैं जो आपके पेरेंट्स से आपको मिलती हैं, और कुछ चीज़ें जो होती हैं जब आपको सही और अच्छे इन्वायरमेंट में रखा जाता है तो आपकी कुछ जेनेटिक चीज़ें जो हैं वो ग्रोथ करके मतलब डेवलप कर जाती हैं, तो वो उसको बोलते हैं इन्वायरमेंट का असर जो होता है वो डेवलपमेंट में एक पार्ट है। आपकी कुछ ऐसी आदतें जो इन्वायरमेंट के बेस पे चेंज की जा सकती है। यूनिफॉर्म पैटर्न, तो यूनिफॉर्म पैटर्न क्या होता है, आपका नेचर कैसा है, वो सारी चीज़ें चेंज होने लगती हैं, आपका डेवलपमेंट वो भी करता है। एंड स्पायरल वेस्ट लीनर, तो आपका जो डेवलपमेंट का तरीका है वो क्या है, स्पायरल है। पहले बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, फिर और बढ़ता है, तो स्पायरल है, लीनर नहीं है, सीधा नहीं है कि आपका एक बार हो गया और अब वैसे ही चलता रहेगा। ये हर दिन हर समय डेवलप करता है। सो हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन, ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इम्पॉर्टेंट। बी, all development result from an interaction of maturation and experience. All development and learning process at an equal rate. All development follows a sequence. So जब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो सी विच इज़ एग्जैक्टली करेक्ट कि ये करेक्टरिस्ट नहीं है। डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट। तो डेवलपमेंट में कोई चीज़ इक्वल रेट में नहीं होती है, हर एक चीज़ डेवलप होती है कि आपने ये चीज़ सोची, ये चीज़ सीखी है, अब इसके आगे आप और सीखेंगे और सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि इक्वली, मैंने बताया ना लीनर नहीं है कि कोई चीज़ सीख ली अब उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है डेवलपमेंट में।